हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 85। इससे पहले इस कहानी के 84 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था। किट्टू ने भी झट से ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोली कि नहीं सर, आप गलत समझ रहे हो। मैं तो बस ऐसे ही पूछना चाहती थी आपसे कि हम कब मुंबई जाएंगे। रुद्र बोलता है कि कल शाम को नील की शादी के बाद हम मुंबई के लिए निकलेंगे। किट्टू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और रुद्र, जो कि क्लोजेट की ओर चला गया और फिर किट्टू वहीं बेड पर आराम से लेट गई। उसकी आंखें कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। रुद्र भी चेंज करके बाहर आ गया और फिर उसे सोता हुआ देखकर वो भी आकर उसके पास में ही लेट गया था। इतना आप देख चुके थे, अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। तो वहीं दूसरी तरफ निहाल किसी लड़की से फ़ोन पर बातें कर रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बोलता है कि यार, तुझे पैसे चाहिए तो बता देना मुझे, मैं पापा से बात करके तुझे पैसे दिलवा दूंगा, लेकिन प्लीज़ मेरा दिमाग मत खराब कर। देख, मेरी बात ना सुन। बहुत ही अच्छे से मैं नव्या नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसी से ही शादी करूँगा। वो अलग बात है कि वो मुझे पसंद नहीं करती है, लेकिन मैं उसी से ही शादी करूँगा, चाहे वो मुझे पसंद करे या नहीं। वो अलग बात है कि वो बिल्कुल भी मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन शादी तो मैं उसी से ही करूँगा। तू कौन है, क्यों मेरे पीछे पड़ी है? हाथ जोड़कर कहता हूँ तुझसे, मेरा पीछा छोड़ दे। तभी सामने से एक आवाज़ आती है कि कौन? नव्या? किसकी नव्या? वो मेरी सौतन है क्या? नव्या भी बहुत ही ज़्यादा अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए धीरे से बोली, अरे कैसे इंसान हो तुम? मैं तुम्हारे बच्चे को पेट में पाल रही हूँ, तुम्हारे बच्चे को पेट में लेकर घूम रही हूँ, और तुम मेरे सामने ही मेरी सौतन की बात कर रहे हो। थोड़ी बहुत शर्म भी नहीं आती है क्या तुम्हें? एक बात याद रखो तुम निहाल, अगर तुमने मेरे अलावा किसी और भी लड़की के बारे में गलती से भी सोचा ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? निहाल ने भी दांत पीसते हुए कहा कि तुमसे बड़ा कोई है भी नहीं, तुम ना बहुत ज़्यादा बुरी हो। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो? इतना कहकर निहाल ने भी गुस्से से फ़ोन को कट कर दिया। और तभी पीछे से शुभ ने कहा कि निहाल। निहाल एकदम से पलटा और फिर शुभ की तरफ देखा तो शुभ बोलता है कि तूने कहा था ना कि इस लड़की के बारे में पता लगाना है। निहाल ने भी जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो फिर शुभ बोलता है कि भाई, ये लड़की बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुझे पागल बना रही और तू बहुत ज़्यादा पागल बन भी रहा है इसे। निहाल बोलता है कि यार मैं कुछ समझा नहीं। शुभ बोलता है कि अरे पागल, ये लड़की कोई और नहीं नव्या ही है। और ये सुनते ही निहाल की आंखें तो फटी की फटी रह गई और वो मुंह खोले उसे देखने लगा। वो बोलता है कि ये क्या बात कर रहा है तू? तू झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? देख यार प्लीज़, मुझे ना मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वैसे ही दिमाग बहुत ज़्यादा खराब है, तही करके रखा है इस लड़की ने। शुभ बोलता है कि हाँ, ये नव्या ही है, देख ये फ़ोन नंबर श्री ओबरॉय के नाम से रजिस्टर्ड है। और फिर निहाल पेपर को आंखें फाड़कर देख रहा था, जो कि शुभ उसे दिखा रहा था। शुभ ने कहा कि चल अभी नव्या के कमरे में चलते हैं और फिर तू उसका नंबर डायल करना, तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि ये वही लड़की है जो तुझे परेशान कर रही और तेरा मजाक बना रही, तू खुद ही समझ लेना। निहाल बोलता है कि अच्छा, और अगर ये सच नहीं हुआ तो? शुभ बोलता है कि तो समझ लेना कि ये ग्रीन सिग्नल है तेरे लिए। तो नव्या भी तुझे ना कहीं प्यार करती है और तभी ये सब कुछ कर रही है वो। निहाल के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और फिर वो बोलता है, हाँ यार तू बिल्कुल सच कह रहा है, वो भी मुझे प्यार करती होगी ना? तो शुभ ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर बोलता है कि हाँ बिल्कुल करती है, और नहीं करती है तो फिर खुद ही पता कर लेंगे। वरना खुद ही सोच तू, नव्या अपने बुटीक को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है, मगर फिर भी तुझे फ़ोन करके ऐसे परेशान कर रही है वो। दोनों ही भाई अब सीधा नव्या के कमरे में आ गए थे। नव्या के चेहरे पर तो अभी भी बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो मिरर में खुद को देखकर तैयार कर रही थी और फिर उसने आज वाइट कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। इसमें दोहराई नहीं थी कि नव्या सच में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी इस अनारकली सूट में। निहाल ने जब नव्या को देखा तो उसकी नज़र एकदम से उस पर आकर टिक गई। शुभ ने भी अब उसके कंधे पर अपना हाथ हल्का सा मारा और फिर आंखें दिखाई, तब जाकर निहाल को अपने होश में आया। तो शुभ और निहाल थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं तो नव्या ने भी उन्हें देखकर कहा कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या काम है? तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? शुभ ने भी हल्के से मुस्कुरा कर कहा कि तुम्हारी तारीफ करने के लिए आए हैं। नव्या ने भी थोड़ा हैरानी से शुभ की तरफ घूर कर देखा तो शुभ बोलता है कि मैं नहीं करने आया हूँ, क्योंकि मुझे तो तुम फूटी आँख नहीं भाती हो, ना ही तुम मुझे अच्छी लगती हो और ना ही मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट है। पर मेरा भाई है ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये इसीलिए तुम्हारी तारीफ करने
करने के लिए आ गया, तो मैं भी इसे साथ में लेकर आ गया। इतना कहकर उसने भी निहाल की तरफ देखा और फिर इशारों में ही तारीफ करने के लिए उससे कहा। तो निहाल तो अब पहली बार ही नव्या को बहुत ही ज़्यादा प्यार में डूब चुका था। तारीफ करना उसके बाएं हाथ का खेल था। निहाल ने भी बहुत ही प्यार से कहा कि नव्या, तुम ना सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, बहुत ही ज़्यादा वाइट कलर में, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे सफ़ेद कबूतरी, एकदम सफ़ेद कबूतरी लग रही हो तुम, उससे भी कई ज़्यादा सुंदर, सच में नव्या। लेकिन मुझे ना समझ में नहीं आता है कि तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती, क्यों नहीं तुम मुझसे प्यार कर लेती। नव्या कुछ देर तक तो अभी निहाल को ऐसे ही देखती रहती है। उसके अंदर जो फीलिंग्स थी वो चेहरे पर हल्की हल्की सी आ रही थी कि तभी शुभ बोलता है कि अच्छा नव्या, एक बात बताओ, तुम कोट भी डिजाइन कर देती हो क्या? नव्या ने भी हल्का सा मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा कि हाँ कर देती हूँ, इसका भी नॉलेज है मुझे, किसका करना है? तो शुभ ने भी बात को सहज बनाए रखते हुए कहा कि नील भैया का। और किसका? तो नील भैया बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी शेरवानी लेकर आए हैं खुद के लिए, जो मुझे और निहाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। तो क्या हम ये सोच रहे थे कि क्यों ना तुम भैया के लिए कुछ अच्छा सा डिज़ाइन कर दो जिसमें वो एकदम से गुड लुकिंग लगे। नव्या बोलती है कि डिज़ाइन तो मैं कर दूंगी, लेकिन उसके लिए ना मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। अब एक ही दिन में तो डिज़ाइन करके शेरवानी बनाना आसान थोड़ी ना होगा। और वैसे भी मुझे नील भैया की पसंद पर विश्वास है, सच में उनकी पसंद बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर वो सिंपल लेकर आए हैं तो वो भी उन पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, राजकुमार लगेंगे वो। शुभ बोलता है कि हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। और फिर इसके बाद शुभ ने निहाल की तरफ देखा और फिर इशारा किया वो नव्या को कॉल करे। निहाल ने भी कुछ इशारा किया और फिर शुभ बात करते हुए पानी का गिलास उठाता है और नव्या से एक घूंट पानी पीकर बात करने लगता है। उसी समय निहाल ने अब शुभ को हल्का सा धक्का दे दिया था और फिर शुभ का सारा पानी नव्या के कपड़ों पे जाकर गिर पड़ा। नव्या के हाथों में जो फोन था वो भी अब थोड़ा सा भीग गया था। नव्या थोड़ा सा गुस्से में उसे घूर कर देखती है और फिर चिल्लाकर बोलती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम बिल्कुल पागल हो क्या? ठीक से नहीं पी सकते क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? शुभ ने भी अब कान पकड़कर कहा कि सॉरी भाभी, मतलब सॉरी नव्या, मुझे ना माफ़ कर दो। तो वहीं निहाल ने भी अब शुभ को डांटते हुए कहा कि दिमाग ठीक है क्या तुम्हारा? क्यों ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो तुम? हटो, हटो सामने से। इतना कहकर उसने भी नव्या के हाथ से फ़ोन ले लिया और फिर शुभ के हाथ में थमा दिया। फिर निहाल भी अब नव्या के कपड़ों को अपने ही हाथों से बहुत ही प्यार से साफ करते हुए बोलता है कि कितनी प्यारी लग रही थी तुम, कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी मेरी नव्या, मगर तुमने ना सारा पानी गिरा दिया उसके ऊपर। अब नव्या क्या पहनेगी? नव्या ने थोड़ा सा गुस्से में घूर कर निहाल की तरफ देखा और फिर शुभ की तरफ देखकर बोलती है कि बेवकूफ़ हो तुम दोनों, बिल्कुल के बिल्कुल, तुम दोनों बेवकूफ़ी की वजह से मेरी ड्रेस खराब हो गई। निहाल ने भी शुभ की तरफ देखकर कहा कि तेरी वजह से मुझे भी सुनना को मिल रहा है, तेरी वजह से ही मुझे सब कुछ सुनना पड़ता है, पागल कहीं का। नव्या भी पैर पटकते हुए सीधा वॉशरूम के अंदर चली गई और फिर उसके जाते ही दोनों भाई बिना आवाज़ किए डांस करने लगते हैं। और फिर निहाल ने भी जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और फिर नव्या का नंबर डायल कर दिया, लेकिन नव्या का फ़ोन रिंग ही नहीं कर रहा था। तो निहाल ने भी अब अपना फ़ोन देखा, उसमें लिखा हुआ था भैंस की बच्ची। उसने शुभ की तरफ देखकर कहा कि यार, मिलाया तो भैंस की बच्ची को ही है, लेकिन इसका फ़ोन लग क्यों नहीं रहा, ना ही इसका फ़ोन बज रहा है यार। तो निहाल भी अब नव्या के फ़ोन को उल्टा पलटा करके देख रहा था और उसे हिला रहा था, लेकिन वो वाइब्रेट होता है और ना ही वो रिंग होता है। उसने भी फ़ोन की तरफ देखा और फिर अपने हाथों में 2 बार ज़ोर ज़ोर से मारा। अभी शुभ बोलता है कि अभी ये रिमोट थोड़ी ना है जो तेरे ऐसे मारने से चल जाएगा, तेरे अंदर ना दिमाग नहीं है बिल्कुल, तेरी ना शायद जासूसी में थोड़ी सी कोई कमी रह गई है, इसीलिए हमने नव्या पर थोड़ा सा शक किया। नव्या वो लड़की नहीं है। शुभ बोलता है कि नहीं यार, नव्या ही वो लड़की है, मुझे अच्छे से पता है, मैं बहुत अच्छे से पता करके आया हूँ इस चीज़ के लिए। मिस्टर ओबरॉय के घर में और कोई भी लड़की नहीं रहती है, तो फिर ये लड़की का नंबर कहाँ से आ गया यहाँ पर? निहाल बोलता है कि तो फिर इसका नंबर क्यों नहीं मिल रहा है? शुभ ने कहा कि हो सकता है कोई और फ़ोन हो इसके पास, रुको मुझे ढूंढने दे तुम। इतना कहकर शुभ नव्या के कमरे में दूसरा फ़ोन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं से भी कोई फ़ोन नहीं मिलता है। तो निहाल भी अब शुभ की तरफ देखकर थोड़ा सा गुस्से से चिढ़कर बोलता है कि तू खामखा मेरी नव्या पर ऐसे शक कर रहा है, तू ना बिल्कुल पागल है। शुभ बोलता है कि शक नहीं कर रहा हूँ, यकीन से कह सकता हूँ, नव्या ही भैंस की बच्ची है। दोनों आपस में अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी बाथरूम के दरवाजे की खुलने की आवाज़ आती है। दोनों ने जल्दी से अलर्ट हो गए और फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नव्या भी दुपट्टा संभालते हुए बाहर आई और फिर उसने भी शुभ के हाथ से अपना फ़ोन लिया और फिर बाहर की तरफ चली गई। बाहर आते ही उसने हल्के से मुस्कुराकर खुद से ही कहा कि मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है जितना कि तुम लोग समझ रहे थे।
तो वहीं दूसरी तरफ निहाल और शुभ दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। तो निहाल बोलता है कि मुझे यकीन हो गया है, नव्या वो लड़की नहीं और मेरा दिल भी ना टूट गया है अब। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मुझसे प्यार नहीं करती है, बस मेरे साथ ऐसे ही खेल खेल रही है। इतना कहकर वो भी अब चुपचाप से आकर बेड पर बैठ गया और फिर बच्चों की तरह हाथ पर हाथ मारने लगता है। शुभ थोड़ा सा गुस्से से खड़ा हुआ निहाल की तरफ देखता रहता है और फिर बोलता है कि देख, मैं पक्के यकीन के साथ कह सकता हूँ कि नव्या वही लड़की है। मिस्टर ओबरॉय के घर में नव्या के अलावा कोई दूसरी लड़की नहीं है। और फिर तू खुद ही सोच यार, मिस्टर ओबरॉय अपने नौकरों को नंबर अपने नाम से थोड़ी ना दिलवाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? मुझे पता लगाने दे पहले, तब तक तू ना अपना कॉन्सेंट्रेट नव्या पर ही अच्छे से रख। इतना कहकर शुभ चुपचाप वहां से चला गया और फिर उसके जाते ही निहाल फिर से अपने हाथ पैर एक दूसरे पर मारने लगता है और मुंह बनाने लगता है। अब मेहंदी का फंक्शन भी शुरू हो गया था। अवनी अपने दोनों ही हाथों में मेहंदी लगवा रही थी और नील जो किसी बिजनेस टाइकून से बातें कर रहा था, उसकी नज़र बार बार अवनी पर ही जा रही थी और फिर उसने अवनी को एक मीठी सी मुस्कुराहट पास करी। अवनी ने भी उसे इस तरह से मुस्कुरा कर हल्के से मुस्कुराहट पास कर दी। तो वहीं नव्या ने भी मेहंदी वाली को देखकर बहुत ही प्यार से कहा कि मेरे हाथों में भी बहुत ही अच्छी सी मेहंदी लगनी चाहिए, इस पर निहाल नाम लिख देना, लेकिन हाँ ऐसा लिखना कि किसी को भी पता न चले सिवाय मेरे। मेहंदी वाली ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपना गर्दन हिला दिया और फिर नव्या के हाथों में बहुत ही प्यार से मेहंदी लगवाने लगी। किट्टू भी अब नव्या और अवनी को देख रही थी। उसका भी मन कर रहा था कि वो भी रुद्र की नाम की मेहंदी अपने हाथों पर लगवा ले, लेकिन वो बहुत ही अच्छी से जानती थी कि अगर उसने रुद्र का नाम अपने हाथों पर लिखवा लिया तो रुद्र बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर सकता है उसके ऊपर। इसीलिए उसने सोचा कि वो हिम्मत करके रुद्र से पहले पूछ लेगी। हालांकि ये एक बचपना सा सवाल था उसके लिए, लेकिन फिर भी केटू ने थोड़ा सा हिम्मत की और फिर रुद्र को ढूंढने लगी, लेकिन पार्टी में रुद्र उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके पास संध्या आ गई और बोली कि केटू, तुम मेहंदी नहीं लगवाओगी क्या? केटू ने भी अब थोड़ा सा गर्दन हिलाते हुए प्यार से बोली कि हाँ मैं लगवाऊंगी, लेकिन अभी मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। संध्या ने भी हल्के से मुस्कुरा कर कहा कि उन्हें? उन्हें किसे? केटू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो धीरे से बोलती है कि वो मैं सर को ढूंढ रही थी। संध्या ने भी केटू के गाल पर प्यार से हाथ रखकर कहा कि इतना क्यों शर्मा रही हो तुम? तुम्हारी शादी को कितना ज़्यादा वक्त हो गया है रुद्र के साथ, अभी तक तुम उसका नाम तक नहीं लेती हो। उसका नाम तुम ले सकती हो, चलो ये तो तुम्हारी मर्जी है, कोई बात नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी इसमें। और हाँ, तुम्हारे सर स्टडी रूम में है, जाओ जाकर मिल लो उनसे, फिर मेहंदी भी लगवा लेना तुम। किट्टू ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर सीधा स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। किट्टू स्टडी रूम में गई तो रुद्र अभी लैपटॉप खोलकर कुछ काम कर रहा था। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहा था। किट्टू कुछ देर तक तो रुद्र को बहुत प्यार से देखती रहती है। रुद्र ने सिंपल सा लोवर टी शर्ट पहना हुआ था। वैसे भी उसे तैयार होने का कोई भी खास शौक नहीं था। हल्दी के फंक्शन में भी वो सिर्फ नील की खुशी के लिए तैयार हो गया था थोड़ा सा। अब मेहंदी के फंक्शन में वो बिल्कुल शामिल ही नहीं हुआ था, बस लैपटॉप खोलकर सीधा अपने काम पर लग गया था। इस वक्त वो बहुत ही बिजी तरीके से काम कर रहा था। किट्टू थोड़ी सा आगे आई और फिर रुद्र की नज़र किट्टू पर आकर ठहर गई। किट्टू ने ग्रीन कलर का सिंपल सा लहंगा पहना हुआ था जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। रुद्र ने भी हल्का सा मुस्कुराकर किट्टू की तरफ देखा और पूछा कि क्या हुआ है, कुछ काम था क्या? किट्टू ने हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो रुद्र बोलता है कि तो बताओ ना क्या काम था, कुछ पूछना था क्या तुम्हें? किट्टू ने फिर से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। रुद्र ने भी लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाते हुए फिर से कहा कि तो फिर बताओ ना क्या काम है तुम्हें? किट्टू अब चुपचाप से वहां पर खड़ी रहती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे पूछे रुद्र से। किट्टू ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। रुद्र बोलता है कि हाँ हाँ सुन रहा हूँ, पूछो ना क्या पूछना चाहती हो तुम? इतना कहकर वो फिर से अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाने लगा और फिर से अपने काम में लग गया। किट्टू फिर से थोड़ा सा आगे आ गई और फिर से उसने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोला कि वो मैं ये पूछ रही थी आपसे, क्या क्या मैं मेहंदी लगवा लूँ? रुद्र ने थोड़ा सा हंसकर किट्टू की तरफ देखा और बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल लगवा लो ना, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? किट्टू बोलती है कि वो मैं ये सोच रही थी कि मेहंदी में किट्टू ने अभी इतना ही कहा था कि तभी रुद्र का फ़ोन एकदम से रिंग करने लगा। रुद्र ने भी अपना फ़ोन उठाया और फिर बात करने लगता है। बात करते करते 5 मिनट इसी तरह से बीत गए थे और रुद्र अभी भी बात कर रहा था। किट्टू वहीं पर खड़ी रहती है। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर 2 उंगलियां दिखाई और फिर उसे कहा कि 2 मिनट और फिर वो स्टडी रूम से बाहर चला
चला गया। वो फ़ोन पर बातें कर रहा था। हाँ, मैं कल आपके पापा से बात करता हूँ। किट्टू पहले ही बहुत ज़्यादा हिम्मत करके स्टडी रूम के अंदर आई थी और फिर रुद्र को यूँ वहाँ से चले जाने से उसका सारा कॉन्फिडेंट भी चला गया था। अब तो उसके अंदर हिम्मत भी नहीं हो रही थी, मगर फिर भी वो वहाँ पर खड़ी रहती है कि तभी स्टडी रूम से सोनम बाहर आती है और फिर उसने किट्टू की तरफ देखकर पूछा कि रुद्र कहाँ पर है। किट्टू ने कहा कि वो तो अभी अभी बाहर गए हैं। तो सोनम ने भी अपने दोनों ही हाथ किट्टू की ओर बढ़ाते हुए कहा कि ये देखो, रुद्र का नाम लिखा है मेरे हाथों पर। वो क्या है ना कि तुम्हें डाइवोर्स देने के बाद रुद्र तो मुझसे ही शादी करेगा ना, इसीलिए मैंने उसका नाम अपने हाथों पर लिखवा लिया। इसीलिए देखो ना कितना प्यारा नाम लिखा है, रुद्र और सोनम। कितना अच्छा लग रहा है। देखो ना, ये दिल भी बना है यहाँ पर जिसमें लिखा है रुद्र और सोनम। ये सुनते ही किट्टू की आंखें हल्की सी पानी से भर गई थी और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। उसने भी सोनम के हाथ पर देखा तो उसमें सच में दिल बना हुआ था और फिर उसका नाम भी लिखा हुआ था। किट्टू का दिल एकदम से भर आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने में ही सोनम बोलती है कि बताओ ना, कैसी लगी मेरी हाथों की मेहंदी? अरे बता दो ना यार, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? तुम तो वैसे भी इस प्रताप हाउस में कुछ दिनों की ही तो मेहमान हो, तो फिर इतना ज़्यादा क्यों शर्मा रही हो मेरे सामने? उसके बाद तो तुम वैसे भी यहाँ से चली ही जाओगी। इस घर में परमानेंट बहू तो मैं ही रहूँगी ना। वो क्या है ना कि रुद्र को तुम पर बस थोड़ा सा तरस आ गया था, वरना प्यार तो आज भी वो मुझसे ही करता है। तुम्हारी जैसी लड़की से वो प्यार कभी कर ही नहीं सकता। उस दिन कैबिन में तुमने देखा था ना कि टू कुछ नहीं बोलती है, बस चुपचाप से खड़ी रहती है और तभी उसने रुद्र को स्टडी रूम में आते हुए देखा तो किट्टू ने भी जल्दी से अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और फिर चुपचाप वहाँ से बाहर जाने लगी। तो रुद्र ने भी अब उसकी बाजू को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और फिर बहुत ही प्यार से बोलता है कि क्या पूछने आई थी तुम? किट्टू ने बहुत ही मुश्किल से अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा कि जी जी कुछ भी नहीं, बस माँ बुला रही हैं। इतना कहकर वो मुश्किल से अपने आंसुओं को छुपाते हुए वहाँ से जल्दी से चली गई। उसके जाते ही रुद्र ने भी घूर कर सोनम की तरफ देखा। उसी इस वक्त सोनम को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, मगर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर जैसे पूछना चाहता हो तुमने किट्टू से अभी क्या कहा हो। लेकिन सोनम ने भी अपने दोनों ही कंधे उचकाकर बोला कि तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैंने तुम्हारी किट्टू को कुछ भी नहीं कहा है। मुझे क्या मतलब है उससे? मैं तो बस अपनी मेहंदी दिखाने के लिए आई थी। रुद्र ने भी अपनी आईब्रो उचकाई और फिर उसे घूर कर देखा और बोला कि तुम किट्टू से बात नहीं करती और फिर उससे मेहंदी दिखाने के लिए आई थी तुम? सोनम बोलती है कि मेहंदी तो तुम्हें दिखाने के लिए आई थी, किट्टू तो वहाँ पर पहले से ही थी तो उसे भी मैंने दिखा दी। इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें आखिर प्रॉब्लम ही क्या है? मेहंदी ही तो दिखाई थी। रुद्र भी एक कदम सोनम के पास गुस्से से आया और फिर अगले ही पल उसने भी सोनम का हाथ पकड़कर सीधा किया और फिर सोनम के हाथ पर अपना और सोनम का नाम देखकर तो रुद्र की भौहें एकदम से गुस्से से तन गई थी और अंदर ही अंदर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। सोनम भी चिढ़ते हुए बोली कि मेरा हाथ छोड़ो, तुमने मेरी सारी मेहंदी खराब कर दी, पूरी तरह से खराब कर दी है तुमने। रुद्र ने गुस्से में कहा कि तुम्हें किसने कहा था मेरा नाम अपने हाथों पर लिखवाने के लिए? रुद्र को सोनम पर इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो भी बहुत ही ज़्यादा सुलगती हुई आंखों से सोनम की तरफ गुस्से से घूर रहा था। सोनम भी थोड़ा सा हिचकियों के बीच में बोलती है कि अकेले तुम ही नहीं हो दुनिया में जिसका नाम रुद्र है। रुद्र ने अगले ही पल सोनम का गला पकड़कर उसे दीवार से गुस्से से लगा दिया और फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से चिल्लाकर कहा कि सोनम, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी, और ना ही तुम कुछ कर पाओगी और ना ही वो तुम्हारा कुछ बाप कर पाएगा मेरा। समझी? तुम 100 बार कह चुका हूँ, मैं तुमसे एक बार फिर से कह देता हूँ, मुझसे और मेरी किट्टू से दूरी बनाकर रखो। हम दोनों के बीच में आने की कोशिश भी मत करना तुम, वरना अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो फिर तुम्हें और तुम्हारे बाप के साथ इस सड़क पर खड़ा कर दूंगा और मेरा कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये जो तुम उल्टी सीधी हरकतें करके मेरे और किट्टू के बीच में ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ ना, बहुत अच्छे से जानता हूँ ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। और अगर तुम मेरी किट्टू की आंखों में एक भी आंसू लेकर आओगी ना तो फिर मैं उसकी ज़िंदगी में 1000 खुशियाँ लेकर आऊँगा। ये चीज़ कभी भी मत भूलना तुम। इसीलिए ये नौटंकी करना बंद कर दो, समझी तुम? ये जो टीवी सीरियल्स को देखकर तुम कोमेलिका का रोल निभाती फिरती हो ना, 1 सेकंड में ये फितूर उतार दूंगा तुम्हारा, समझी तुम? आइंदा से अगर तुम मेरी किट्टू के आसपास भी भटक गई। इतना कहकर रुद्र ने भी सोनम को जोर से झटक दिया और फिर वहां से गुस्से से चला गया। सोनम भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से खुद से ही बोलती है कि रुद्र, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, देखना तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ मैं, ऐसे ही तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो वहीं रुद्र भी किट्टू को ढूंढता हुआ सीधा बाहर फंक्शन में आ गया था। सब पार्टी को एंजॉय कर रहे थे लेकिन किट्टू कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। रुद्र उसे ढूंढता हुआ
सीधा किचन में गया, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं थी। रुद्र इधर उधर देख रहा था कि तभी संध्या आती है और बोलती है कि क्या हुआ है, किसे ढूंढ रहा है? तो रुद्र बोलता है कि माँ वो किट्टू कहाँ पर है, वो दिखाई नहीं दे रही है। तो संध्या बोलती है कि वो तो तुझे ही ढूंढ रही थी ना, स्टडी रूम में गई तो थी तुझसे मिलने के लिए, वहीं पर ही होगी, वहाँ पर जाकर देख ले। रुद्र बोलता है कि माँ स्टडी रूम में नहीं है, वो वहाँ से आ चुकी है। अब अगर आपको पता है तो फिर बता दीजिए मुझे, वरना मैं खुद ही ढूंढ लूंगा उसे। संध्या ने भी इधर उधर देखा और फिर बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं पता है, तू ना खुद ही ढूंढ ले उसे। रुद्र ने भी थोड़ा सा आंखें छोटी करके अपनी माँ की तरफ देखा और फिर वहाँ से चुपचाप बाहर की तरफ चला गया। रुद्र भी पूरे घर में किट्टू को ढूंढ रहा था पागलों की तरह, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। तो वहीं उसका भाई जो बार बार उसे पकड़कर डांस करने के लिए जोर डाल रहा था, डांस फ्लोर पर खींच रहा था। तो रुद्र अभी पूरी तरह से इरिटेट हो चुका था, क्योंकि उसे किट्टू कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। आखिरकार उसने भी गुस्से में डांस वाली की तरफ घूर कर देखा और उंगली उठाकर कहा कि बंद करो इसे। रुद्र ने भी इतना ही कहा था कि तभी डीजे एकदम से बंद हो गया। उसके सारे ही भाई काफी ज्यादा हैरानी से उसे देखने लगे और फिर संजय और संध्या भी रुद्र की तरफ हैरानी से देख रहे थे। संजय एकदम से बोलता है कि क्या हुआ है रुद्र? रुद्र ने जवाब नहीं दिया, बल्कि जोर से चिल्लाकर बोलता है कि किट्टू, किट्टू कहाँ पर हो तुम? रुद्र इतनी जोर से चिल्लाया था कि जैसे पूरा घर हिलने लगा था, जैसे भूकंप सा आ गया हो। निहाल और शुभ भी दोनों ही भूकंप की एक्टिंग करने लगते हैं। नील ने भी दोनों की तरफ देखा और कमर पर एक एक हाथ मारकर सीधे खड़े होने का इशारा किया। रुद्र अभी भी इधर उधर बेचैन होकर किट्टू को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे किट्टू कहीं पर भी नहीं दिखती है। वो फिर से जोर से चिल्लाने ही वाला था कि तभी शुभ बोलता है कि भैया भैया, भाभी अपने कमरे में है, यही चिल्ला चिल्ला कर सबको डिस्टर्ब मत करो आप यहाँ पर। आपको तो एंजॉय करना भी नहीं आता है बिल्कुल भी, लेकिन हम लोगों को तो एंजॉय कर लेने दीजिए ना, हम लोग तो जिंदा ही हैं, इसीलिए एंजॉय कर सकते हैं। आपको नहीं करना है तो मत करिए, आपकी तरह हम सीरियस नहीं रह सकते हैं। अब जाओ अपनी किट्टू के पास और हमें यहाँ पर नाचने दो। इतना कहकर उसने फिर से डीजे वाले की तरफ देखा और फिर डीजे वाले को इतनी हिम्मत नहीं थी कि रुद्र के बिना परमिशन के वो डीजे चला दे। रुद्र ने एक नज़र डीजे वाले को देखा और फिर पलकें झपका दी और फिर सीढ़ियों से होता हुआ सीधा कमरे की तरफ चला गया। तो वहीं डीजे बजने लगता है और फिर से सब आराम से डांस करने लगते हैं। संजय ने भी संध्या की तरफ देखा और कहा कि गया क्या तुम्हारा बेटा, अब भूल जाओ तुम उसे, अब तो वो किट्टू के पल्लू से बंद कर ही रहेगा, अब तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। संध्या के चेहरे पर भी मीठी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने भी संजय की तरफ देखकर कहा कि हाँ, जैसे आप मेरे पल्लू से बंधे रहते हैं ना, वैसे ही मेरा बेटा भी अब अपनी बीवी के पल्लू से बंध जाएगा। संजय आंखें फाड़कर संध्या की तरफ देखने लगा और फिर संध्या तो एकदम से हंस पड़ी। उधर रुद्र भी अपने कमरे में गया और वहां पर देखा तो किट्टू वहां पर भी नहीं थी। वो सीधा बालकनी में गया, जहां पर किट्टू चुपचाप से खड़ी होकर गार्डन की तरफ देख रही थी। नीचे कुछ लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे और रुद्र ने एक गहरी सांस ली और फिर खुद से बोलता है और फिर तेज आवाज में कहता है कि किट्टू। किट्टू ने उसकी आवाज़ सुनी तो वो पीछे पलटी और फिर रुद्र की तरफ देखती है तो किट्टू का चेहरा भी साफ बता रहा था कि वो पहले बहुत ज़्यादा रो चुकी है और रोने के बाद उसने अपना चेहरा धोया है और अपने आप को संभाल कर बालकनी में लेकर गई है। वैसे भी किट्टू के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो हमेशा रोया करती थी, उसने भी अपनी ज़िंदगी में कई कई दुख देखे थे और ये तो कुछ भी नहीं था उसके लिए। रुद्र बोलता है कि तुमने मेहंदी नहीं लगवाई? किट्टू बोलती है कि नहीं, वो मैंने नहीं लगवाई है। रुद्र बोलता है कि क्यों, कैसे नहीं लगवाई तुमने? मेहंदी लगवा लो ना, वरना माँ तुम्हें बहुत ज़्यादा सुनाएगी। इतना कहकर उसने भी किट्टू की बाजू पकड़कर उसे खींचना चाहा, लेकिन किट्टू बोलती है कि सर प्लीज़ रहने दीजिए ना, प्लीज़, सच में मन नहीं है बिल्कुल भी, मन होगा तो मैं लगवा लूँगी। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर कहा कि कल मैं और तुम मुंबई जा रहे हैं और डील के अकॉर्डिंग तुम मेरी कोई भी बात नहीं टाल सकती हो, तुम्हें मेरी बात मानना ही पड़ेगा। अब चलो। किट्टू अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोलती है कि सर अगर पापा मिल जाएंगे तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? और ये सुनकर तो रुद्र के कदम एकदम से रुक गए और फिर उसने हल्का सा पलट कर किट्टू की तरफ देखा तो किट्टू अभी रुद्र के जवाब का इंतजार कर रही थी और उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। रुद्र बोलता है कि तुम्हें ये बात पूछने का कोई भी राइट नहीं है, अब चुपचाप से चलो और मेहंदी लगवा लो। इतना कहकर रुद्र भी किट्टू को लेकर सबके बीच में जबरदस्ती आ गया था। उसने भी किट्टू को बहुत ही प्यार से सोफे पर बैठाया और फिर एक लड़की की तरफ देखकर कहा कि ये मेरी वाइफ है किट्टू, इसके हाथों में बहुत ही सुंदर सी मेहंदी लगाना, अवनी की मेहंदी से भी कई ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए इसके हाथ में मेहंदी, मेरी किट्टू को मेहंदी सबसे ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए। ये सुनते ही नील बोलता है कि नहीं, चीटिंग नहीं चलेगी बिल्कुल भी, सबसे सुंदर मेहंदी तो अवनी के हाथों में ही लगेगी। इतना कहकर नील ने भी अवनी की तरफ देखा और फिर अवनी के दिल की धड़कनें तो फिर से बढ़ गई थी। अवनी के दिमाग में कुछ गलत ही चल रहा था और फिर नील जो इस बात से बिल्कुल अनजान नहीं था, इसीलिए वो हर पल अवनी को अपने प्यार का एहसास करवाता रहता था, जैसे शायद वो सब कुछ जानता हो। वहीं मेहंदी वाली भी लड़की थोड़ा सा कंफ्यूज होकर रुद्र और नील की तरफ देखने लगती है। रुद्र बोलता है कि तुम लगाओ सबसे खूबसूरत मेहंदी। मेहंदी वाली
ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर किट्टू का हाथ पकड़कर बैठ गई। किट्टू का मन तो बिल्कुल भी मेहंदी लगवाने का नहीं कर रहा था कि तभी रुद्र बोलता है कि और किट्टू के हाथ में उसके पति का नाम भी लिख देना, रुद्राक्ष प्रताप सिंह, और हाँ पूरा नाम लिखना, ताकि जो कोई भी देखे ना तो उसे पता चले कि ये किसकी पत्नी है। किट्टू ने हैरानी से रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र भी हल्के से मुस्कुराया और बोला कि कल चलेंगे मुंबई तुम्हारे पापा को लेने के लिए। किट्टू ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र वापस से स्टडी रूम में चला गया। कुछ देर तक तो किट्टू का मूड खराब रहा, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी मेहंदी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगी थी। सच में मेहंदी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी संध्या भी उसके पास आकर बैठ गई और प्यार से बोलती है कि तुझे पता है, मेहंदी का रंग जितना ज़्यादा डार्क होता है, कहते हैं कि पति का प्यार उतना ही ज़्यादा हमारे लिए गहरा होता है। ये सुनकर तो किट्टू ने संध्या की तरफ देखा और कहीं ना कहीं उसे खुशी भी हुई और कहीं ना कहीं इस रिश्ते के टूटने का डर भी महसूस होने लगा, क्योंकि रुद्र ने अभी तक कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था उससे। तो वहीं दूसरी तरफ शोभित एक दुकान के पास खड़ा हुआ था और उसके साथ उसका दोस्त भी था। और दोस्त बोलता है कि शोभित, पुरानी बाइक क्यों लेनी है यार। शोभित बोलता है कि यार शिखा को इम्प्रेस करने के लिए वो मैं अपनी बाइक लेकर जाता हूँ ना, तो वो बस एक ही बात बोलती है मुझसे कि दोस्तों की बाइक मत लेकर आया करो, वो लोग बहुत ज़्यादा एहसान जताएंगे और बहुत ज़्यादा बातें सुनाएंगे बाद में। अब यहाँ से पुरानी बाइक उठा लूँगा और फिर कह दूँगा कि ये मेरी ही है, काम तो चल जाएगा ना। तभी दुकानदार ने एक बाइक दिखाते हुए कहा कि ये लो, 5 साल पुरानी बाइक है, ये 50,000 की दे दूंगा। शोभित ने भी बाइक पर बैठकर उसे थोड़ा सा स्टार्ट किया और फिर अपने दोस्त की तरफ देखकर बोला कि ले दे दे इसे यार, ये 50,000 रुपए। उसके दोस्त ने भी जब शोभित की तरफ देखा और फिर जेब से क्रेडिट कार्ड निकाला और फिर पेमेंट कर दी। उसके बाद दोनों ही बाइक लेकर कॉलेज की तरफ आ गए। शोभित ने टाइम देखा तो 7 बजे का समय हो रहा था। उसने भी अपने दोस्त से कहा कि तू जा, शिखा आती ही होगी। जैसा शोभित ने कहा वैसे ही हुआ। शिखा भी गेट के बाहर आकर खड़ी हुई उसे दिखाई देती है। शोभित का दोस्त बाइक से उतर गया और शिखा जो शोभित के पास आकर बोली कि नई बाइक। शोभित बोलता है कि नहीं, नई नहीं है, पुरानी ली है। शिखा भी हल्के से मुस्कुराकर बोलती है कि अरे पुरानी तो पहले वाले मालिक के लिए हुई ना, तुम्हारे लिए तो अब ये नई हुई है ना, वैसे भी तुमने तो इसे खरीदा है। शोभित ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ, मैंने पापा से थोड़ी सी जिद करी थी और फिर उन्होंने मुझे दिला दी। वो क्या है ना कि तुम बार बार कहती हो कि दोस्तों का सामान इस्तेमाल मत किया करो, तो मैंने सोचा कि खुद की ही बाइक खरीद लेता हूँ, दोस्तों से नहीं लूँगा अब। शिखा बोलती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर बजट नहीं था तो फिर बाइक खरीदना भी ज़रूरी नहीं था। पहले पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, उसके बाद खर्चा करना, उसके बाद ही अपने लिए कुछ सामान लिया करो। शोभित बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी बातें ना मेरा दिल एकदम से तोड़ देती हैं। अच्छा आप जल्दी से आओ और बैठो, मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ वरना लेट हो जाओगी। शिखा भी शोभित के पीछे आकर बैठ गई और वैसे भी अब शिखा को शोभित का साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। शोभित ने भी बाइक सिर्फ 10 किलोमीटर ही चलाई थी कि तभी बाइक अचानक से बंद हो गई और फिर वो बार बार रेस दे रहा था, लेकिन बाइक चल ही नहीं रही थी। तो शिखा अब उतर कर बोलती है कि क्या हुआ। तो शोभित बोलता है कि यार ये तो खराब हो गई है लगता है। शिखा बोलती है कि हाँ, अब क्या करोगे तुम। तो शोभित बोलता है कि तुम्हारा हॉस्टल यहाँ से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर है ना, तो पैदल चली जाओगी तुम। शिखा भी हल्के से मुस्कुराकर बोलती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो कई किलोमीटर पैदल चल लेती हूँ, मैं चली जाऊँगी। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं ना, तो हिसाब से ही खर्च करती हूँ मैं। शोभित कुछ देर तक तो अब शिखा को ही देखता रहता है और एक बार फिर से उसे खुद पर शर्म आने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि वो शिखा के साथ गलत कर रहा है, लेकिन शोभित के एटीट्यूड का क्या ही था, वो तो बस वही जानता था। उसने एक बार फिर से अपने एटीट्यूड को सुनी और फिर बाइक को धक्का लगाते हुए बोला कि तो चलो, तुम्हें हॉस्टल ऐसे ही छोड़ देता हूँ, फिर इस बाइक को हॉस्टल की पार्किंग में पार्क कर दूंगा और फिर बस यहाँ से बस से चला जाऊंगा। शिखा ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर शोभित बाइक को खींच रहा था, लेकिन उससे बाइक खींच ही नहीं रही थी। कहाँ शोभित एक नाजों से पाला गया लड़का था और कहाँ ये भारी भरकम सी बाइक, वो तो उसे खींच भी नहीं पा रहा था। कुछ देर तक उसने ऐसे ही बाइक को खींचा, लेकिन अब उसे एकदम से थकावट होने लगी। शिखा ने ये बात महसूस कर ली थी और उसने भी अपना बैग साइड के हैंडल पर टांगा और फिर बाइक के पीछे से हल्का सा धक्का लगाते हुए बोलती है कि चलो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ, थक गए होगे ना तुम। शोभित बहुत ही हैरानी से शिखा को देख रहा था और वो मन ही मन खुद से बोलता है कि लड़कियां ऐसी भी होती हैं क्या। अगले ही पल उसने फिर से ध्यान बाइक पर लगाया और फिर उसे खींचने लगता है। शिखा भी पीछे से धक्का लगा रही थी और फिर शोभित आगे से खींच रहा था। हालांकि शोभित को इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर लिया और फिर बाइक में जोर से धक्का लगाते लगाते शिखा की हालत भी एकदम से
खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी वो शोभित की बाइक को पूरी ताकत से धक्का दिए जा रही थी, क्योंकि अब शोभित पर उसे थोड़ा सा तरस भी आ रहा था। शोभित ने भी बाइक रोक दी और फिर शिखा की ओर देखते हुए बोला कि तुम थक गई होगी ना, रहने दो, मैं खुद ही इसे खींच लूंगा। शिखा भी हाँफते हुए मुस्कुराती है और बोलती है कि अरे अकेले कैसे खींचोगे, साथ में खींचोगे तो आसानी हो जाएगी, चलो इतना क्या सोच रहे हो अब तुम, ये कहकर वो फिर से बाइक को धक्का लगाने लगती है। तो शोभित भी मन ही मन बोलता है कि ऐसी सिचुएशन में तो कभी भी नहीं फंसा हूँ मैं, एक फ़ोन घुमाऊँ तो फिर 4 गाड़ियाँ अभी के अभी आ जाएंगी, लेकिन इस शिखा को इम्प्रेस करने के लिए अब ये भारी भरकम सी बाइक भी खींचनी पड़ रही मुझे, क्या करूँ मैं। जहाँ शोभित और शिखा सड़क पर बहुत ही ज़्यादा पसीना बहा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ खड़ा कोई व्यक्ति उनकी वीडियो को बना रहा था। उसने वो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गर्लफ्रेंड हो तो ऐसी, लाइफ में अगर सच में ऐसी लड़की मिल जाए तो फिर सच में लाइफ स्वर्ग बन जाती है, इतनी ज़्यादा लॉयल और फिर क्या ही चाहिए अपने जीवन में। ऑफ कोर्स आज के ज़माने में ऐसी लड़कियां बहुत कम ही मिलती हैं, ऐसी मिलती ही नहीं है। शोभित के अंदर भी धीरे धीरे अब शिखा के लिए सच्चे प्यार का एहसास पनपने लगा था। वो अलग बात थी कि वो शिखा को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था, ये दिखाने के लिए कि जो लड़की किसी से भी नहीं पड़ती है वो लड़की शोभित से पट गई है। वो तो बस इसी बात से कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। शोभित और शिखा बाइक को खींचते हुए शिखा के हॉस्टल तक पहुंच चुके थे। शिखा ने भी टाइम देखा तो बस अभी 5 मिनट वर्षे बचे थे। वो बोलती है कि शोभित तुम बाइक पार्किंग में लगा दो ना। शोभित ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर शिखा ने भी शोभित को बाय कहा और फिर सीधा अपने हॉस्टल के अंदर चली गई। शोभित भी वहां पर खड़ा होकर शिखा को जाता हुआ देख रहा था। शिखा जब हॉस्टल के बड़ी से मेन गेट के पास पहुंची तो उसने भी एक बार फिर से पलट कर शोभित की तरफ देखकर उसे बाय कहा और फिर शोभित ने भी मुस्कुरा कर उसे बाय कर दिया। शिखा भी अब सीधा अपने हॉस्टल के अंदर चली गई और उसके जाते ही शोभित ने बाइक छोड़ दी और फिर वहां धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ी। उसने भी अपना फ़ोन निकाला और फिर किसी को कॉल कर दिया। 10 मिनट में ही वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी आ जाती है। उसमें से एक आदमी नीचे उतरा और उसने बाइक उठाई और फिर शोभित गाड़ी में बैठकर वहाँ से स्टाइल की तरह चला गया। शोभित जब घर आया तो अजीत डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे थे। अजीत बोलते हैं कि शिखा तुम्हारे साथ नहीं आई। शोभित ने एक एब्रो चढ़ाई और बोला कि शिखा क्या रोज रोज मेरे साथ आ जाएगी क्या, आज उसके हॉस्टल का गेट बंद नहीं हुआ था इसीलिए वो हॉस्टल चली गई। अजीत ने कहा तो फिर शादी कर लो ना उससे, हमेशा के लिए यहाँ पर आ जाएगी वो। यह सुनकर तो शोभित ने भी अजीत की तरफ गुस्से से घूर कर देखा और बोला कि पापा मैं सच में उससे शादी नहीं करूँगा, आप खामखा सपने देखना बंद कर दीजिए। अजीत भी खड़ा होकर बोलता है कि तो फिर उसके आगे पीछे क्यों घूमते हो तुम, उसका दिल दुखाने के लिए, उसे परेशान करने के लिए। शोभित बोलता है कि पापा मैं उसका दिल नहीं दुखा रहा हूँ, बस वो मुझे ना मैथ पढ़ाती है और उसी की वजह से मुझे मैथ भी समझ में आने लगा है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं पढ़ाई भी ना करूँ तो फिर ठीक है, कल से शिखा से नहीं मिलूंगा मैं और ना ही कोई पढ़ाई करूंगा। इतना कहकर शोभित भी सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर जाने लगा। अजीत बोलते हैं कि डिनर तो कर लो। शोभित बोलता है कि भूख नहीं है मुझे। इतना कहकर वो सीधा अपने कमरे की ओर चला गया और तभी एक नौकर आया और अजीत से बोलता है कि सर आपका खाना लगा दूं। अजीत ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं रहने दो, भूख नहीं है मुझे। इतना कहकर अजीत भी सीढ़ियों से होता हुआ सीधा अपने कमरे की ओर चला गया और फिर शोभित भी अपने कमरे में आ गया और धड़ाम से अपने बेड पर लेट गया। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली तो उसे वो पल एकदम से याद आ गया जब शिखा उसकी बाइक को धक्का लगा रही थी और वो कितनी ज़्यादा मासूम लग रही थी। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या सच में शोभित करेगा शिखा से शादी या फिर सच में और लड़कों की तरह तोड़ देगा उसका दिल, और क्या होगा आगे इस कहानी में, देखते रहिए दर्द से मोहब्बत। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।